Good morning, students. Myself Yashika, your SST teacher. Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. And today we are going to start our second chapter of history, New Kings and Kingdoms. तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो 7th सेंचुरी में जो नए नए किंग्स आए थे, किंगडम आए थे, इसमें हम उनके बारे में ही रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नई नई डायनेस्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उनकी इमर्जेंस हुई थी, वो आई थी होम में। बाय द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ ऑफ डिफरेंट रीजन। तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड मतलब बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी। वॉरियर चीफ होते थे जो मतलब आर्मी में अच्छे रैंक पे होते थे। तो ये होते थे उस टाइम। किंग्स एक्नॉलेज देम एज आ सबॉर्डिनेट्स और आ सामंत। तो किंग्स ने उनको एक टाइटल दे दिया था, एक नेम दे दिया था। उनको हम क्या कहते थे, सामंत कहते थे या सबॉर्डिनेट कहते थे। मतलब कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे या जो वॉरियर चीफ होते थे, किंग ने उनको क्या नेम दे दिया था, सामंत का नाम दे दिया था। दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव गिफ्ट्स एंड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड मतलब उनका जो किंग होता था। तो जो किंग होता था वो अपने सामंत से या अपने जो सबॉर्डिनेट थे उनसे यही एक्सपेक्ट करता था कि जब ये मुझे मेरे से मिलने आएंगे तो ये मुझे गिफ्ट देंगे और क्या दे सकते हैं, या मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं। जब कभी भी जो किंग को आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो किंग था इनको ही बोलता था कि हाँ जी मुझे अब मिलिट्री की सपोर्ट की ज़रूरत है, सो गिव मी, एंड वो गिफ्ट भी देकर आते थे। When they gained power and held wealth, they declared themselves independent to the महासमंत और महामंडलेश्वर। तो क्या हुआ, एक बार जब जो सामंत थे उनके पास बहुत सारे मतलब पार आ गई, वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा आ गया, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सामंत नहीं है, हम तो अब महासामंत बन गए या हम महामंडलेश्वर बन गए। तो उन्होंने अपने आप को ये वाला टाइटल दे दिया, खुद ही उन्होंने अपने आप को ये वाला टाइटल दे दिया। राष्ट्रकूट इन द दक्कन वर सबॉर्डिनेट टू चालुक्य ऑफ कर्नाटका। तो इसकी एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट। तो जो राष्ट्रकूट था उसका एक लीडर था दंती दुर्ग। वो चालुक्य के अंडर ही था, मतलब वो चालुक्य का क्या था, सबॉर्डिनेट था। बट बाद में क्या हुआ, इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू हिज लॉर्ड एंड परफॉर्म हिरण्यगर्भ रिचुअल। तो मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग ने क्या किया, जो एक राष्ट्रकूट था उसने अपने लॉर्ड को बाहर निकाल दिया। लॉर्ड मतलब अपने किंग को बाहर निकाल दिया और उसने एक रिचुअल किया। उस रिचुअल का नाम क्या था, हिरण्यगर्भ रिचुअल का नाम था। तो ये गर्भ जो रिचुअल परफॉर्म करके वो खुद राजा बन गया। दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद अ थॉट ऑफ रीबर्थ एज अ क्षत्रिय इफ ही वॉज नॉट बोर्न इन इट। तो इस रिचुअल में क्या था, जो हिरण्यगर्भ का रिचुअल था, इसमें क्या था, हम बिना दूसरा जन्म लिए अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो होता नहीं है ना, जैसे अब आपकी कोई भी कास्ट है, ठीक है, तो आपकी कास्ट तब चेंज होगी ना जब आप नया जन्म लोगे, तो पता चलेगा ना आपकी कास्ट क्या है। बट तो जो राष्ट्रकूट था दंती दुर्ग, उसने एक जो रिचुअल किया हिरण्यगर्भ का, उसे परफॉर्म करके उसने अपनी कास्ट को चेंज कर लिया। वो क्या बन गया, राष्ट्रकूट से वो क्षत्रिय में चेंज हो गया। कदम यू शर्मन एंड गुजरात प्रतिहारा हरिश्चंद्रा वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional profession and took arms and successfully established their kingdoms in the Karnataka and Gujarat। तो ऐसे जो कदम यू शर्मन था और गुजरात प्रतिहार था हरिश्चंद्रा, इन्होंने भी ऐसे किया। ये ब्राह्मण थे, बट ब्राह्मण का काम क्या होता है, अपना मतलब लोगों को जो ट्रेडिशनल नॉलेज देना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के टुक आर्म्स, आर्मी में आगे अपना हथियार ले लिए, एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन कर्नाटका।
तो कदम्ब म्यूर शर्मन ने कर्नाटका में अपना एक किंगडम बना लिया और जो गुजरात प्रतिहार थे उसने अपना गुजरात में किंगडम बना लिया। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। तो इन किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बेटा? मैनी किंग्स एडॉप्ट टाइटल लाइक महाराज अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन। तो बहुत से रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को ही अपना टाइटल कोई नया दे दिया। जैसे कि वहां पे जितने भी रूलर्स थे वो अपने आप को महाराजा अधिराज का टाइटल देते थे या त्रिभुवन चक्रवर्ती का टाइटल देते थे। इसके अलावा और भी बहुत थे। Although they shared power with Samant and association of peasants, traders and Brahmin, चाहे वो उनका जो लेन देन था अपनी पावर वो शेयर करते थे सामंत के साथ, क्योंकि है तो वो पहले सामंत ही थे ना, नॉर्मल पर्सन ही थे। बाद में उन्होंने अपने आप को नई पदवी दे दी जब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और वेल्थ आ गई। तो बट उनका जो शेयरिंग का काम था वो उनका नॉर्मल ही चलता था अपने पहले के जैसे लोगों के साथ, सामंतों के साथ, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बेटा पीजेंट का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पीजेंट का मतलब फार्मर है, किसान है। The people had to surrender some part of produce to a lord as rent or viti। तो जो वहाँ के लोग थे वो अपनी जो प्रोडक्शन का कुछ पार्ट होता था, जैसे कोई भी काम करते थे, खेती करते थे या कुछ करते थे, अपनी प्रोडक्शन का कुछ पार्ट टैक्स के रूप में वहाँ के किंग को देते थे, जिसे हम क्या कहते थे? रेंट या वेत्ती कहते थे। तो ये आपको आ सकते हैं एमसीक्यूज में, अंडरलाइन कर लो इसे बेटा। These resources were used to finance king's establishment। तो ये वाला जो टैक्स होता था, पैसे दिए जाते थे, ये कहाँ पे यूज किए जाते थे? किंग की पर्सनल फाइनेंसमेंट में यूज किए जाते थे। मतलब किंग्स की पर्सनल जो एस्टेब्लिशमेंट होती थी वहाँ पे यूज किए जाते थे, या उसके टेम्पल में यूज किए जाते थे, या उस किले में या फाइटिंग वॉर में, वहाँ पे ये पैसा यूज किया जाता था। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ इन्फ्लुएंशियल फैमिली। जो ये टैक्स होता था ये बड़े बड़े रिच फैमिली के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता था। एंड दैट टाइम पोजीशन वर हेरिडिटरी। और उस टाइम पे जो पोजीशन थी हेरिडिटरी थी। जो किंग के अंडर जिस पोस्ट पे काम करता था उसके फैमिली मेंबर भी उसी पोस्ट पे आ जाते थे उसकी डेथ के बाद। इसी तरह वहाँ की जो पोजीशन थी हेरिडिटरी ही होती थी। किंग्स क्लोज रिलेटिव ऑफन होल्ड दीज पोजीशन। तो मोस्टली जो बड़ी बड़ी पोजीशन होती थी वो किंग के रिलेटिव में से ही होते थे, उसके रिश्तेदारों में से ही वो पोजीशन उनको दे दी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्तिज क्या है बेटा? जिसमें हम रूलर की प्रेज के बारे में लिखते हैं उसे हम प्रशस्तिज कहते हैं। सो प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो जो प्रशस्तिज में डिटेल होती थी वो सच में सही नहीं होती थी। दे टेल अस हाउ द रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। उसमें क्या होता था कि जो रूलर कहता था उनको लिखना पड़ता था। प्रशस्ति कंपोज बाय ब्राह्मण। इनके द्वारा कंपोज की जाती थी, ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज की जाती थी। एन ऑथर कलहन इन 12th century wrote a long संस्कृत पोइम containing the history of the kings who ruled कश्मीर। तो एक ऑथर था 12th century में कलहन, उसने एक संस्कृत की पोइम लिखी जिसमें क्या था, कश्मीर के जितने भी रूलर्स थे उसने उसके बारे में लिखा। और उसने ऐसे नहीं प्रशस्ति में लिख दिया, ही यूज सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, आई विटनेस अकाउंट्स, हिस्ट्रीज। तो उसने वहाँ के सोर्सेज को देखा, इंस्क्रिप्शंस को देखा कि रूलर ने ये काम किया है या नहीं किया, उसने वो पूरा चेकआउट किया। अनलाइक प्रशस्तिज ही वॉज क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स। तो उसने ऐसे नहीं कि प्रशस्ति में तो हम प्रेज लिखते हैं तो मुझे प्रेज भी लिखनी पड़ेगी, उसने जो प्रेज वाला काम था वो ऐसे ही लिखा, जो क्रिटिकल काम था उसकी उसने क्रिटिसिज्म भी की। लैंड ग्रांट्स वर द ऑफिशियली रिटन टैक्स। जो लैंड ग्रांट था एक टेस्ट होता था जिसमें हम क्या करते हैं, जो किंग होता है वो प्रॉपरली सारा रिकॉर्ड बनाता है टू ग्रांट अ पीस ऑफ लैंड टू अ पर्सन, जिसमें वो लिखते हैं कि उसने ये पीस का जो टुकड़ा है किसे दिया है, किस पर्सन को दिया है, किसी इंस्टीट्यूशंस को दिया है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दिया है। इट ऑल्सो हैज़ ऑल इम्पॉर्टेंट रूल। और उसमें बाकी सारे रूल्स भी लिखे होते थे, टैक्स भी लिखे होते थे, फॉर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन भी, कौन वो करेगा, कलेक्ट करेगा, किस फॉर्म में कलेक्ट किए जाएंगे, ये सारा उसमें लिखा होता था। तो बेटा ये सारा टॉपिक आपकी बुक में है, तो अपनी अपनी बुक में ये सारा अच्छे से रीड आउट करना है। एंड आफ्टर दैट इफ यू एनी डाउट प्लीज डिस्कस मी इन अ लाइव क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।